मैनुअल ट्रांसमिशन कई दशकों से ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में उपयोग किया जा रहा है। आज भी ये ट्रांसमिशन का सबसे लोकप्रिय रूप है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि वास्तविक मैनुअल ट्रांसमिशन रिवर्स गियर के साथ कैसे काम करता है। महत्वपूर्ण सवाल ये है कि ऑटोमोबाइल में ट्रांसमिशन की आवश्यकता क्यों है। इंजन के द्वारा उत्पन्न हुई पावर पहियों तक पहुंचने से पहले ट्रांसमिशन की प्रक्रिया से गुजरती है। ट्रांसमिशन का मुख्य कार्य अलग अलग ड्राइविंग की स्थिति में पहियों की गति और टॉर्क को नियंत्रित करना होता है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक पहाड़ी पर चढ़ना चाहते हैं तो आपको अधिक टॉर्क की आवश्यकता होती है। ट्रांसमिशन की गति को कम करके हम एक ही पावर इनपुट के लिए ज्यादा टॉर्क प्राप्त कर सकेंगे। इसके विपरीत, यदि टॉर्क की आवश्यकता कम है तो हम ट्रांसमिशन की गति को बढ़ा सकते हैं। अब चलिए हम इसकी अंदरूनी कार्य प्रणाली को देखें। मैनुअल ट्रांसमिशन गियर अनुपात के सरल सिद्धांत पर काम करता है। एक बुनियादी ट्रांसमिशन तंत्र यहां दिखाया गया है। यहां इनपुट और आउटपुट शाफ्ट एक काउंटर शाफ्ट के द्वारा जुड़े हुए हैं। एक 3 गति तंत्र इस तरह दिखेगा। यह स्पष्ट है कि गियर स्लाइड करने पर हम अलग अलग ट्रांसमिशन अनुपात प्राप्त कर सकते हैं। इस ट्रांसमिशन को विशेष रूप से एक स्लाइडिंग मैश ट्रांसमिशन कहा जाता है। यह गति को नियंत्रित करने के लिए बेहतर है, लेकिन इसका एक छिपा हुआ नुकसान भी है। एक गियर से स्लाइड करना और दूसरे गियर के साथ जोड़ना काफी मुश्किल होता है। कांस्टेंट मैश ट्रांसमिशन इस समस्या को स्थायी रूप से हल कर देता है। यहां गियर हमेशा मैश में रहते हैं, लेकिन इनमें बड़ा अंतर होता है। यहां आउटपुट गियर शाफ्ट से ढीला जुड़ा होता है। यदि हम एक समय में शाफ्ट को केवल एक गियर से जोड़ते हैं तो शाफ्ट की गति जुड़े हुए गियर की गति के समान होगी। एक काल्पनिक कनेक्टर की मदद से अलग अलग गियर अनुपातों को यहां दिखाया गया है। यह ध्यान दिया जाना दिलचस्प है कि चौथे गियर में इनपुट और आउटपुट शाफ्ट सीधे जुड़े हुए हैं। मैनुअल ट्रांसमिशन का मुख्य कार्य ढीले जुड़े हुए गियर को आसानी से और प्रभावी ढंग से शाफ्ट से जोड़ना होता है। देखते हैं कि व्यवहार में यह कैसे किया जाता है। सबसे पहले मुख्य शाफ्ट गियर में सिंक्रोनाइजर कोन टीथ व्यवस्था होती है। हब को एक शाफ्ट से जोड़ा जाता है। एक स्लीव जो हब पर स्लाइड करने के लिए स्वतंत्र है, उसे भी इस प्रणाली में उपयोग किया जाता है। यह स्पष्ट है कि अगर स्लीव सिंक्रोनाइजर कोन के टीथ से जुड़ा होता है तो गियर और शाफ्ट एक साथ घूमेंगे या वांछित लॉकिंग की स्थिति प्राप्त कर ली जाएगी। लेकिन गियर बॉक्स के संचालन के दौरान शाफ्ट और गियर दोनों अलग अलग गति से घूम रहे होंगे, इसलिए इस तरह की लॉकिंग एक आसान काम नहीं है। सिंक्रोनाइजर रिंग शाफ्ट और गियर की गति को समान बनाए रखने में मदद करती है। सिंक्रोनाइजर रिंग हब के साथ घूमने में सक्षम है, लेकिन अक्षीय रूप से स्लाइड करने के लिए स्वतंत्र है। स्लीव के चलने से पहले क्लच पैडल दबाया जाता है। इस तरह से गियर में पावर का प्रवाह रुक जाता है। जब हम स्लीव को चलाते हैं तो स्लीव कोन पर सिंक्रोनाइजर रिंग को दबाएगा। सिंक्रोनाइजर रिंग और कोन के बीच अधिक घर्षण बल के कारण गियर की गति शाफ्ट के समान हो जाएगी। इस समय स्लीव आगे की ओर जा सकता है और यह गियर के साथ लॉक हो जाएगा। इस प्रकार गियर आसानी से और प्रभावी ढंग से शाफ्ट के साथ लॉक हो जाता है। इसी तंत्र को अन्य गियर में बदलने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि पहला गियर, तीसरा गियर,
और चौथा गियर। आप गियर लीवर की बदलती कार्यविधि को भी देख सकते हैं। इनपुट शाफ्ट की तुलना में आउटपुट शाफ्ट को अधिक गति से घुमाने के लिए पांचवें गियर का उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं कि रिवर्स गियर कैसे काम करता है। जैसा कि दिखाया गया है कि रिवर्स गियर 3 गियर व्यवस्था का उपयोग करता है, उनमें से एक निष्क्रिय गियर है। जब निष्क्रिय गियर को दबाया जाता है और वो अन्य 2 गियर से जुड़ जाता है तो आउटपुट शाफ्ट विपरीत दिशा में घूमने लगता है। कृपया यहां ध्यान दें कि रिवर्स गियर में एक सिंक्रोनाइजर रिंग तंत्र नहीं है। इसका मतलब है कि रिवर्स गियर को लगाने से पहले घूमते हुए गियर बॉक्स को पूरी तरह से रोकना होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।